Hello everyone, in this video we will complete this chapter. So topics to be covered are soil erosion and soil conservation. So what the soil erosion is? The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between two. But sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction, mining, while natural forces like wind, glaciers, water led to soil erosion. तो सॉइल इरोजन होता क्या है? सॉइल का इरोजन यानी कि सॉइल का जो कवर है यानी कि जो सॉइल की लेयर है उसको इरोड करना, उसे रिमूव कर देना. सो जो सॉइल कवर है जब उसका डेन्यूडेशन होता है, उसे इरोड कर दिया जाता है और उसकी वॉशिंग डाउन हो जाती है यानी कि वो लेयर हट जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है. सॉइल इरोजन के फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो सॉइल इरोजन जो है नेचुरल फैक्टर्स से जैसे कि विंड, ग्लेशियर्स, वाटर, इन सब से, एनिमल्स के थ्रू भी सॉइल इरोजन हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी सॉइल इरोजन होता है. सो नेचुरल अगर हम बात करें तो विंड, ग्लेशियर्स, वाटर, एंड अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो डिफोरेस्ट्रेशन है, ओवरग्रेजिंग है, माइनिंग है, तो इन सब कारणों से सॉइल इरोजन होता है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन दोनों साथ के साथ चलते रहते हैं. मान लो कोई एक पीस है लैंड का जहां से सॉइल की इरोजन हो गई, अब जो भी फैक्टर था, जो भी नेचुरल फोर्स था, मान लो विंड थी, तो उसने उस वहाँ के जो पार्टिकल्स थे उसको ले लिया. अब कहीं ना कहीं तो विंड उससे डिपॉजिट भी करेगी, तो जहां पर विंड उस लेयर को या उन पार्टिकल्स को डिपॉजिट करेगी वहां पर तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा. तो इसी तरीके से सॉइल की फॉर्मेशन और इरोजन जो है वो साथ के साथ चलते रहते हैं और इन दोनों के बीच में बैलेंस रहता है. बट कई बार ये बैलेंस जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि डिफोरेस्ट्रेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग. तो इन सभी कारणों से हमारा जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है. नेक्स्ट बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन की बेसिकली 3 टाइप्स है: रिल इरोजन, गली इरोजन एंड शीट इरोजन. तो रिल इरोजन में होता क्या है कि जब जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट इमेज अगर आप देखें तो यहाँ पर वाटर ने एक पतली सी स्ट्रीम बना ली, एक थोड़ा सा पाथ बना लिया, एक हेड कट बना लिया. जब इस थोड़े पाथ में से ज़्यादा अमाउंट में वाटर बह जाता है तो रिल इरोजन होता है. दैट इज it is the removal of soil by concentrated water running through the little streamlets or head cuts. सेकेंड है हमारा गली इरोजन. तो गली इरोजन जो होता है इसके अंदर बेसिकली गलीज बन जाती हैं. क्लेई सॉइल जो होता है जब वहाँ पर, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पानी कहीं से अगर बह रहा हो तो वो एक पाथ से बहता है, वो अपना एक पाथ बना लेता है और उसी एरिया में से वो बहता है. अब अगर जैसे यहाँ पर देखें तो वाटर ने एक पाथ बना लिया, बट जब रनिंग वाटर जो था वो ज़्यादा डीप चला गया तो उसने गलीज बना ली और वो गलीज जो थी वहाँ से उसने सॉइल को ले लिया और वहाँ से उसे इरोड कर दिया. यानी कि यहाँ पर भी सॉइल इरोजन हो गया. यानी कि गली इरोजन में बेसिकली होता क्या है, रनिंग वाटर जो होता है वो डीप चला जाता है क्ले सॉइल में और डीप जाने के कारण वहाँ पर गलीज बन जाती हैं और उसके बाद वो कल्टीवेशन के लिए फिट भी नहीं रहती और वहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाता है. जब यहाँ पर ये लैंड जो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए तो उसे बेडलैंड कहा जाता है. जब यहाँ पर गली इरोजन हो गया और ये अनफिट हो जाती है तो इसे बेडलैंड कहा जाता है. और जैसे चंबल बेसिन एरिया है वहाँ पर बेडलैंड का नाम रेवेंस भी है. थर्ड अगर हम टाइप देखें तो शीट इरोजन है. शीट इरोजन में क्या होता है कि जब वाटर लार्ज एरिया में से जा रहा है, मान लो ये एक एरिया है, यहाँ से वाटर गया तो उसने एक शीट, पूरी जो स्लोप था, एक पूरी शीट थी, एक पूरी लेयर थी, उसको ही वॉश डाउन कर दिया तो उसे शीट इरोजन कहा जाता है. यानी कि 3 टाइप्स की है हमारी इरोजन. रिल इरोजन जिसके अंदर लिटिल स्ट्रीमलेट्स के थ्रू जो है सॉइल का रिमूवल होता है कंसंट्रेटेड वाटर के थ्रू. गली इरोजन जिसके अंदर
डीप चैनल बनने के कारण गलीज बन जाती हैं और वहां से फिर वो इरोजन हो जाता है। शीट इरोजन में क्या होता है, बहुत सारे एरिया में से इन अ लार्ज एरिया व्हेन वाटर फ्लोज अ शीट इट टेक्स अ शीट को ले जाता है और जिसे शीट इरोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि सॉइल इरोजन हो रहा है। भाई अब ये दिक्कत है ना कि सॉइल इरोजन होगा तो अनफिट हो जाती है लैंड तो कल्टीवेशन के लिए, तो हम करें क्या कि सॉइल इरोजन ना हो। तो बेसिकली यहाँ पर 4 हम कंजर्वेशन मेथड्स की बात करेंगे। पहला है कॉन्टोर प्लॉइंग। तो कॉन्टोर प्लॉइंग जो है इसके अंदर होता क्या है, पहले ये देखेंगे कि मान लो कोई भी एक पहाड़ है, यहाँ पर देखें इस इमेज में, हाँ मैं जानती हूँ अच्छी नहीं है क्योंकि फ्री हैंड से बनाई है। यहाँ पर देखें जैसे ये कोई पहाड़ है तो यहाँ पर कॉन्टोर प्लॉइंग करेंगे, यहाँ पर सर्कुलर मोशन में इस तरीके से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ये अपनी कल्टीवेशन करने की जगह इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जब ये कल्टीवेशन करते करते नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ लेयर्स बन जाएंगी। यानी कि यहाँ पर मान लो एक लेयर यहाँ बन गई क्रॉप की, एक यहाँ, तो ऐसे नीचे करते करते काफी लेयर्स बन जाती हैं। अब ऊपर से मान लो वाटर आ रहा है, अब वो वाटर आएगा तो जो फर्स्ट लेयर है वहां पर वो अपना जो सॉइल लेके आ रहा है या फिर जो भी चीज लेके आ रहा है वो वहीं पर डिपॉजिट कर देगा। वो वाटर आगे जो है क्रॉप्स के थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो जिस कारण से सॉइल इरोजन नहीं होगी। तो कॉन्टोर लाइंस को बना करके हम कॉन्टोर प्लॉइंग कर सकते हैं और इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस कल्टीवेशन या टेरेस फार्मिंग भी इसे कहा जाता है। तो इसके अंदर टेरेस बना दिए जाते हैं। जैसे ये इमेज अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर इन्होंने टेरेस बना दिए, लाइक जो हमारी सीढ़ियां होती हैं उसके तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे ये एक पहाड़ था तो इन्होंने यहाँ से कुछ कटिंग करके यहाँ पर इस तरीके से, लाइक जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कल्टीवेशन कर दी। तो कई बार लगता है स्टूडेंट्स को कि कॉन्टोर प्लॉइंग और टेरेस कल्टीवेशन में डिफरेंस नहीं है, तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि कॉन्टोर प्लॉइंग में सर्कुलर मोशन में ही यहाँ पर लगा दी जाती हैं क्रॉप्स, बट इसके अंदर जो है लाइक दिस वे यहाँ पर लाइक सीढ़ियों की तरह यहाँ पर बना दी जाती हैं, ऊपर से नीचे 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 इस तरीके से जाता रहता है, यहाँ पर एक पैटर्न बना दिया जाता है। तो ये दोनों के अंदर है डिफरेंस। स्टेप्स को जो है कट डाउन कर दिया जाता है। यहाँ पर इमेज में देखें तो यहाँ पर कुछ क्रॉप उगा दी, फिर थोड़ा नीचे गए, फिर आगे की उगा दी, फिर इस तरीके से यहाँ पर स्टेप्स बना दिए जाते हैं और इसे टेरेस कल्टीवेशन कहा जाता है। अगर स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करें तो यहाँ पर इस इमेज में देखें तो यहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग है। यहाँ पर इन्होंने करा क्या, क्रॉप्स को स्ट्रिप्स में बना दिया, जिसके कारण से अगर वहां से कोई भी एयर फोर्स आ रहा है, वाटर का फोर्स आ रहा है, तो जो स्ट्रिप होगी वो वहीं पर उस फोर्स को रोक लेगी। जितना भी उसके अंदर जैसे सॉइल इरोजन वो करके आ रहा है, तो जितने भी विंड में या फिर वाटर के अंदर जो भी सॉइल प्रेजेंट होगी, स्ट्रिप्स उसको आगे ही रोक लेंगे, जिसके कारण से विंड का जो फोर्स होगा वो ब्रेक हो जाएगा और आगे इरोजन नहीं होगी। लास्ट है शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स में होता क्या है, मान लो मेरा 2 हेक्टेयर लैंड है, तो मैं उस लैंड की बाउंड्री पर अगर ट्रीज लगा दूं, चारों साइड पे अगर मैं वहां पर ट्रीज लगा दूं तो उसे शेल्टर बेल्ट कहा जाएगा। उससे होगा क्या, अगर मान लो कोई भी फोर्स हमारे प्लॉट की तरफ आ रहा है, मेरी लैंड की तरफ आ रहा है और मैंने वहां पर शेल्टर बेल्ट्स बना रखे हैं, यानी कि मैंने वहां पर उसकी जो बाउंड्रीज हैं वहां पर ट्रीज लगा रखे हैं, तो मेरे लैंड के अंदर आने से पहले, मेरे लैंड पीस जो है मेरे लैंड का, उसके अंदर आने से पहले वो क्या करेगा, वो ट्रीज से टकराएगा। ट्रीज जो होंगे उस फोर्स को रोक देंगे और जितना भी वहां से वो इरोजन करके पहले लाया था तो वहीं पर वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से शेल्टर बेल्ट्स जो है सॉइल इरोजन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो हमने 4 मेथड्स पढ़े, कॉन्टोर प्लॉइंग जिसके अंदर कॉन्टोर लाइंस बना दी जाती हैं स्लोप्स पे, टेरेस कल्टीवेशन जिसके अंदर स्टेप्स को जो है कट डाउन कर दिया जाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसके अंदर स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं, लार्ज फील्ड को डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रिप्स में, और शेल्टर बेल्ट जिसके अंदर हमारा जो लैंड है, जिसका लैंड का जो पीस है उसकी बाउंड्री पर ट्रीज उगा दिए जाते हैं ताकि विंड के फोर्स को ब्रेक करा
जा सके। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर गाइज हो गया है खत्म। तो इस चैप्टर में हमने करा क्या, एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि रिसोर्स होते क्या हैं, क्या रिलेशन है बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के बीच में, कि ह्यूमन जो होता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचर से इंटरेक्ट करता है और जो उसकी इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप करता है। देन हमने रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन देखी थी अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, एग्जॉस्टिबिलिटी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन बेसिस पर हमने हमारे जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज की उसको देखा था। पार्ट 2 में हमने देखा था कि रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होती क्या है, बट जो ह्यूमंस थे उन्होंने समझा कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है, जिसके कारण से उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करा। देन प्रॉब्लम्स क्या हुई, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। इसके लिए ही हमने रायो दे जेनेरियो अर्थ समिट पढ़ी थी, जो कि 1992 में हुई थी रायो दे जेनेरियो ब्राजील के एरिया में, जिसके अंदर एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा गया था। देन रिसोर्स प्लानिंग की हमने बात करी, ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, सभी को वो मिल सके। और फिर हमने देखा था कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसी है। देन हमने देखा कि रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिस्क्रिमिनेटली यूज ना हो, इसके लिए हमें उनकी कंजर्वेशन करनी चाहिए। पार्ट 3 में हमने देखा था कि लैंड रिसोर्सेज इंडिया में कैसे हैं, देन लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होती है, मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया था। देन लैंड यूज पैटर्न कैसा है इंडिया में, कि 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है टोटल, बट 93% ही अभी तक हमारे अंडर में है, क्योंकि जो असम को छोड़ के ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ का अभी तक पूरी तरीके से सर्वे नहीं हुआ, और वो एरिया जम्मू कश्मीर का जो कि चाइना और पाकिस्तान के अंदर है उनका अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। देन हमने बात करी थी कि लैंड डिग्रेड हो जाती है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे सॉइल पर, हमारे जो कल्टीवेशन है उस पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कौन से कंजर्वेशन मेजर्स हमें करने चाहिए ये भी हमने देखा था। पिछली वीडियो में हमने देखा था अबाउट सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है और सॉइल की टाइप्स क्या है, और इस वीडियो में हमने देखा कि सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। सो गाइस, अगर हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो क्लासिफिकेशंस की डेफिनेशंस, देन उसके बाद सॉइल एज अ रिसोर्स, लैंड डिग्रेडेशन को किस तरीके से हम कंजर्वेशन मेजर्स थे वो, देन सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, और सॉइल की टाइप्स क्या हैं, सॉइल इरोजन होता क्या है, और टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दे आर आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द एग्जाम्स, एंड आई रिकमेंड कि ये वीडियोस जो है, ये चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप सब जाएं और अपनी जियोग्राफी की जो NCERT है उसको ज़रूर रीड करें।